जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है जो कि मेरा फर्स्ट टॉपिक भी है, उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यानी कि हिंदी में अगर आप समझें तो मनुष्य का स्वास्थ्य और उसमें होने वाली बीमारियां। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बस आप लोगों का 2 मिनट लूंगा और आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरा क्लास क्यों अटेंड करें, उसका 3 मुख्य कारण जान लीजिए। पहला कारण यह है कि जो टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता है, जो टॉपिक लोग छोड़ देते हैं, वो नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको बोरिंग लगता है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और दोस्तों आप यकीन कीजिए कि इतने सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा किताब भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में एकदम सेट कर दूंगा, फिट कर दूंगा। भरोसा रखिए, पढ़ने के बाद आपको मजा ना आ जाए तो आप कहिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये आपको कोई नहीं सिखाता। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आप सोच रहे होंगे क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी बड़ी बड़ी क्लास, साल भर, कोई 2 साल, कोई 3 साल पढ़ता है, लेकिन उन सब का निचोड़, उन सब का एप्लीकेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दिन के अंदर, एक दिन क्या, कुछ ही घंटे के अंदर करना होता है। यानी कि जो हमारा बच्चा इस एप्लीकेशन को, यानी नॉलेज के एप्लीकेशन को विद इन टाइम करना सीख गया, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये कैसे होता है, ये आप मेरे साथ, मेरी क्लास के साथ जरूर सीखेंगे। और तीसरा पॉइंट, खैर ये तो सभी लोग कहते हैं, मैं भी कह देता हूं कि मैं जितना पढ़ा दिया उससे बाहर किसी भी एग्जाम में एक भी पॉइंट आ जाए तो आप बताइएगा, एग्जाम दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरे टॉपिक से बाहर कोई चीज आई कि नहीं आई। तो लेट स्टार्ट विदाउट डिले आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट क्लास, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव का स्वास्थ्य और उसमें होने वाली बीमारियां। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो नॉलेज का एप्लीकेशन जिसको आ गया, ये सफलता का पहला मंत्र है कि विद इन टाइम आप अपने सालों की नॉलेज को कैसे अप्लाई करें। तो उसका पहला मंत्र यही है कि आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी आप ज्ञान लेते हैं, उसकी समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक एक पेज, एक एक शब्द आप अपने दिमाग में नहीं रख सकते, उसकी समरी होनी चाहिए। और एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे इंटरलिंक्ड है, उसको कैसे इंटरलिंक करना है, ये कैपेसिटी होनी चाहिए। तो समरी पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की समरी समझ लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो समरी की बात करें तो यहाँ पे मैंने समरी आपको लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। पहला है हेल्थ, दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, तीसरा है कॉमन ह्यूमन डिसीजेस, चौथा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, 5वां है इम्यूनिटी। समझ गए आप लोग? समझा देता हूं, आसान भाषा में समझा देता हूं कि इस चैप्टर में हमें जो जो टॉपिक कवर करने हैं उसमें से पहला आपका है हेल्थ। हमें स्वास्थ्य को जानना है, उससे रिलेटेड इंडेक्स को जानना है। दूसरा चीज क्या है कि इसी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले फैक्टर यानी कारण कौन कौन से हैं। तीसरा, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर होने वाली मुख्यतः कॉमन बीमारियां कौन कौन सी हैं। और चौथा कि ये सारी जो बीमारियां हमारे स्वास्थ्य में, हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का मतलब बचाव। और 5वां पॉइंट है इसमें इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है बच्चों रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमें इन 5 पॉइंटों को कवर करना है इस चैप्टर में। हेल्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, कॉमन ह्यूमन डिसीजेस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्रॉम डिसीजेस एंड लास्टली इम्यूनिटी। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने पहला आपको कहा कि इस चैप्टर में पहला हमको पढ़ना है व्हाट इज हेल्थ। देखिए मैंने पहला लिखा हुआ है हेल्थ। हेल्थ क्या है? तो WHO के अनुसार, WHO आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसने हेल्थ की डिफिनीशन दी हुई है कि इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। मतलब आप लोग समझ गए, शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाता हूं
कि हेल्थ किसको कहते हैं। हेल्थ का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट मियरली मतलब केवल ये चीज नहीं है। हेल्थ का मतलब कि हमें एब्सेंस ऑफ डिसीज यानी कि बीमारी नहीं है या कोई कमजोरी नहीं है। तो हमें कोई बीमारी नहीं है या हमें कोई कमजोरी नहीं है, केवल इससे हम हेल्थ को डिफाइन नहीं करते हैं। तो हेल्थ की जो प्रॉपर डिफिनीशन है ये एग्जाम में कई बार आपके आ भी चुकी है। वो पूरी डिफिनीशन ये है कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि हम फिजिकली, मेंटली और सोशली भी वेल बी पूरी तरीके से अच्छे हैं। यानी कि फिजिकली का मतलब शारीरिक तौर पे, मेंटली का मतलब दिमागी तौर पे और सोशली का मतलब कि अपने समाज में, अपने आसपास जहां हम रहते हैं, तीनों पैरामीटर में हम एकदम फिट बैठते हैं और एकदम सही हैं। तब हम कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। केवल हमको बीमारी नहीं है, हमें केवल कमजोरी नहीं है, तो ये चीज हेल्थ हमारा सही है हम नहीं कह सकते हैं। तो प्रॉपर डिफिनीशन यही है। समझ गए? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि हेल्थ का मतलब यही है कि हम शारीरिक तौर पे, फिजिकली, दिमागी तौर पे, मेंटली और तीसरा सामाजिक तौर पे सोशली फिट हैं। तीनों पैरामीटर पे केवल बीमारी हमारे शरीर में नहीं है या हमको नहीं लगता कि हम कमजोर हैं, ये केवल हेल्थ को डिफाइन करने का पैरामीटर नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन यही आया था कि विच पैरामीटर्स आर काउंटेड टू बीइंग हेल्दी, यानी कौन कौन से पैरामीटर को हम हेल्दी होने में लेते हैं। तो वो आप तीनों टर्म याद रखिए, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ये तीनों पैरामीटर पे जब हम खरे उतरेंगे तभी हम कहा जाएगा कि हमारी हेल्थ गुड है और हम हेल्दी हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसी में आगे जो सवाल आया हुआ है, आपके पेपर्स में भी आया गया है। पॉजिटिव हेल्थ कुछ अलग नहीं है, इसी जो अभी हमने हेल्थ की डिफिनीशन पढ़ी है उसी से संबंधित है कि पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, पॉजिटिव हेल्थ का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट उसी 3 पॉइंट पे डिपेंड है जो अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया है। वो तीनों पॉइंट क्या थे? फिजिकली, मेंटली, सोशली। तो फिजिकली का मतलब बायोलॉजिकली, मेंटली का मतलब साइकोलॉजिकली। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं यहाँ देख लें कि जब हम साइकोलॉजिकली बोलते हैं तो पी साइलेंट रहता है, इसको एस से पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजिकली। तो साइकोलॉजिकली का मतलब दिमागी तौर पे और सोशली का मतलब सामाजिक तौर पे हम अपने ऑप्टिमम कंडीशन पे, अच्छे कंडीशन पे काम कर रहे हैं, तो हम इसको कहा जाएगा पॉजिटिव हेल्थ। तो बायोलॉजिकली का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है, जो सेल है, वो अपने ऑप्टिमम कंडीशन पे काम कर रहा है। साइकोलॉजिकली को क्या कहा जाएगा कि परफेक्ट सेंस ऑफ वेल बीइंग इन एनवायरनमेंट, यानी कि हम ये स्वयं महसूस भी करते हैं जहां हम रह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ। ये महसूस, ये कल्पना, ये सोच हमारे अंदर भी आती है कि हम फिट हैं। तो ये सोच भी होनी जरूरी है, तभी कहा जाएगा कि हमारे पॉजिटिव हेल्थ में जो ये साइकोलॉजिकली वाला पैरामीटर है वो फिट हो रहा है कि हमें महसूस भी होता है। देखिए परफेक्ट सेंस आता है, सेंस यानी महसूस करना, हमें महसूस होता है, हमें खुद ये बात लगती है कि हम अपने एनवायरनमेंट में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हम पूरी तरीके से अच्छे हैं। और तीसरा सोशली यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्टिमल पार्टिसिपेशन इन सोशल सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वही हुआ कि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें घुलना मिलना, किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना, कैसे किससे बात करते हैं अपने रिलेशन में, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, वो सब हम एक बेहतर तरीके से कर ले जाते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो कहा जाएगा कि हम सोशली भी फिट हैं। तो पॉजिटिव हेल्थ में 3 पैरामीटर हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि विच पैरामीटर इज काउंटेबल इन पॉजिटिव हेल्थ या विच पैरामीटर इज नॉट काउंटेबल इन पॉजिटिव हेल्थ। तो दैट इज है बायोलॉजिकली पैरामीटर, साइकोलॉजिकली पैरामीटर, सोशली पैरामीटर। तीनों का मीनिंग हमने आपको समझा दिया है कि बायोलॉजिकली का मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट, ऑर्गन और सेल ऑप्टिमम कंडीशन में परफेक्टली काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली का मतलब कि हमें खुद महसूस हो रहा है, सेंस ये है कि मैं फिट हूँ अपने एनवायरनमेंट में। और सोशली में कि हमारा जो सोशल पार्टिसिपेशन है वो भी अच्छा है, उस पर भी कोई उंगली नहीं उठाता है। तो ये हमारे पॉजिटिव हेल्थ के पैरामीटर हैं और पॉजिटिव हेल्थ का यही कंसेप्ट है। अब आइए
चलते हैं थोड़ा से और आपको अलग से हटके बताऊंगा, और अलग से इसलिए भी हटना पड़ रहा है क्योंकि हमारे नीट एग्जाम में, अन्य कई एग्जाम में ये चीज आ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कोई नहीं पढ़ाएगा वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी से संबंधित ये चीज है। उसमें पहली चीज है इंडेक्स। कुछ इंडेक्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड इंडेक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इंडेक्स का मतलब आप शाब्दिक तौर पे कहें तो सूची बनाना, सारणीबद्ध करना, किसी भी चीज को एनालिसिस करना, तो दैट इज इंडेक्स होता है। तो उसमें आइए तो हम बात करते हैं। तो जो हमारा पहला इंडेक्स है जो आपके एग्जाम में कई बार आया है वो है PQLI। PQLI इसका फुल फॉर्म आ चुका है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। वेरी सिंपल, फिजिकल मतलब भौतिक, क्वालिटी मतलब क्वालिटी कितनी अच्छी है लाइफ की, तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये PQLI का फुल फॉर्म है। बस इतना ही जान लीजिए जो आपके एग्जाम में आया है। और दूसरा पॉइंट आपके एग्जाम में आया था PQLI से कि इससे हम क्या मेजर करते हैं। तो PQLI से हम क्या मेजर करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेटर है। पहला पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। जितना भी इंडेक्स मैं पढ़ाऊंगा उसमें कॉमन यही है कि ये सारे इंडेक्स हेल्थ से कनेक्टेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो PQLI क्या है, हेल्थ से रिलेटेड एक इंडेक्स है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इससे हम मेजर क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ये आया हुआ सवाल है कि PQLI से क्या मेजर किया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसमें एक सवाल और आया है कि इसकी रेंज वैल्यू कितनी होती है, PQLI की रेंज वैल्यू। तो इसकी रेंज वैल्यू 0 से 100 होती है। बस इतना ही जानना है। और इसका फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो ये हमारा आपका क्या था, पहला इंडेक्स हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा हेल्थ से रिलेटेड इंडेक्स है HDI। HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका नाम ही है ह्यूमन यानी मनुष्य, डेवलपमेंट मतलब उसका विकास, और उसका इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसका जो है रेंज वैल्यू कितनी है ये पूछी गई है, ये 0 से 1 होती है। और अगर हम अपने देश भारत देश की बात करें तो इसकी प्रेजेंट टाइम में HDI की वैल्यू चल रही है 0.645। क्लियर हो गया, HDI क्लियर हुआ आप लोगों को। तो HDI क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये हेल्थ से रिलेटेड इंडेक्स है, स्वास्थ्य से रिलेटेड इंडेक्स है। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसकी रेंज वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। और हम अपने देश इंडिया की बात करें तो इसकी वैल्यू इस समय चल रही है 0.645। और इसमें जो दूसरा सवाल आपका आया हुआ है, जैसे HDI से, HDI में हम क्या क्या मेजर करते हैं, इस HDI में हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं। तो HDI में 3 डायमेंशन मेजरमेंट किया जाता है। वो पहला आपका है लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, घबराइए नहीं। लॉन्गिविटी यानी कि हम कितना लंबा चल सकते हैं, मतलब चल सकते हैं मतलब दौड़ नहीं सकते हैं, मतलब हमारी एज पैदा होने के बाद लगभग कितनी हो सकती है, वो एक समूह में आपको मेजरमेंट की जाती है, इंडेक्स बनाया जाता है, कंट्री के लिए बनाया जाता है। तो लॉन्गिविटी का मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी पैदा होने पर हमें जीवन जीने की हमारी उम्मीद कितनी है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिविटी। दूसरा है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है एडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कि बड़ों में जो पढ़ने लिखने की जो चीज़ें हैं वो कितनी है उस कम्युनिटी में या उस कंट्री में। और तीसरा है इनकम। तो कुल मिला के बस सिंपली आप इतना याद रखिए कि HDI में 3 डायमेंशन, 3 चीज़ों को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। वो है लॉन्गिविटी, नॉलेज, इनकम। तो आप लोग समझ गए कि HDI में हम लोग 3 पैरामीटर को मेजर कर रहे हैं। लॉन्गिविटी यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरी चीज हम मेजर कर रहे हैं इसमें क्या, नॉलेज यानी कि एडल्ट लिटरेसी रेट। और तीसरा इनकम। तो ये 3 चीज को हम HDI में मेजर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। और जो आया हुआ चीज है इसका फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसकी रेंज वैल्यू 0 से 1। और आपकी इंडिया में इस समय इसकी वैल्यू चल रही है 0.645। अब इसके बाद तीसरा इंडेक्स है हमारा सुल्वियंस इंडेक्स। सुल्वियंस इंडेक्स आया हुआ सवाल है। जैसा कि हमने बताया ये सारे इंडेक्स हेल्थ से रिलेटेड हैं। और ये मेजर क्या करता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। एकदम सिंपल है। एक्सपेक्टेशन यानी आशा, लाइफ की आशा, फ्री यानी कि मुक्त
डिसेबिलिटी, विकलांगता या कमजोरी, जो भी आप कह लीजिए डिसेबिलिटी को, यानी कि हमारी आशा लाइफ में डिसेबिलिटी फ्री होने की, विकलांगता फ्री होने की कितनी है। कहने का मतलब जैसे कि अगर हमारी एज 70 साल है, उसमें से 2 साल पैरालिसिस की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से मैं डिसेबल हो गया, काम करने में असमर्थ हो गया, तो हमारी सुल्वियंस इंडेक्स के हिसाब से एज कितनी हो जाएगी, 70 - 2 यानी कि 68, क्योंकि 2 साल हम डिसेबल रहे। तो यही सुल्वियंस इंडेक्स बता रहा है, यानी कि इसमें जो सवाल आया था सुल्वियंस इंडेक्स में, यही आया था कि सुल्वियंस इंडेक्स मेजर्स लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, कि आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ में वो लाइफ कितनी है जो डिसेबिलिटी फ्री है। बात समझ गए ना, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, कि बस मोटा मोटा आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा कि सुल्वियन इंडेक्स क्या मेजर करता है, लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता से मुक्त लाइफ कितनी है वो हमारा सुल्वियन इंडेक्स मेजर करता है। अब इसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि आपके एग्जाम में आया था वो है DALY। इसको आप डेली पढ़िए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसको डिले पढ़िए, क्योंकि ये डिले से ही संबंधित है, इसलिए आप इसको डिले पढ़िए। DALY इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसेबिलिटी हो गई, एडजस्टेड मतलब जो आप एडजस्ट कर लिए अपनी लाइफ को, ठीक है, वो ईयर, यानी कि आपको अपने लाइफ में कितने साल डिसेबिलिटी की वजह से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा, दैट इज डेली या डिले कहिए, जो भी कहिए आपको, जो याद करने में आपको आसान लगे। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, तो इसमें जो आया हुआ सवाल है इसका जो यूनिट है 1 डिले, 1 डिले, DALY 1 डिले। अगर 1 डिले अगर कहीं पे टर्म लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 लॉस्ट ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ। मतलब आप समझ गए कि 1 डिले का मतलब कि 1 साल आपका डिसेबिलिटी की वजह से खराब हो गया। 2 डिले लिखा होगा तो क्या मतलब होगा कि 2 साल आपका डिसेबिलिटी की वजह से खराब हो गया। आपको कोई चीज़ ना क्लियर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का पूरा आंसर दूंगा, आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा आंसर दूंगा। बिल्कुल आप भरोसा रखिए और एकदम बस कंसंट्रेट होकर आप वीडियो को देखिए, क्लास को देखिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया था समरी में, अभी हमने आपको क्या पढ़ा डाला, पहला पॉइंट हेल्थ, वो हेल्थ खत्म हो गया। अब देखिए, अब आपका दूसरा पॉइंट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। अब हम उस पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर का मतलब कारक, कारण कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारे हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जहाँ भी प्रभाव डालने की बात आती है किसी भी चीज़ में, उसमें 2 ही प्रकार के कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है आंतरिक कारण अंदर, और दूसरा होता है बाहर का कारण। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने बहुत कहानियों में पढ़ा होगा, घर का भेदी और दूसरा बाहर वाला भेदी ना तो उसी तरीके से आंतरिक कारण हुआ, एक अंदर का कारण, हमारे स्वयं के बॉडी के अंदर कुछ कारण है, और दूसरा जो बाहर के लोग हमें घेरे हुए हैं वो हमारे हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। तो उसी में टर्म है हमारा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक, अंदर, इंटर। तो इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स, और दूसरा हमारा क्या है, एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहरी या एक्सटर्नल फैक्टर। तो देखते हैं इंटरनल यानी कि आंतरिक कारण। आइए इसको हम देखते हैं। तो इंटरनल कारण में आपके 5 कारण वहाँ पे लिखे हुए हैं। आइए एक एक को देखते हैं, बहुत सिंपली तौर पे इसको देखना है। तो इसमें है हमारा पहला क्या है, मैल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। मैल फंक्शन का मतलब गलत, बुरा, फंक्शन काम, बॉडी पार्ट का, आर्गन का या सेल का। तो अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है, आर्गन है या सेल है, उसके काम करने में कोई गड़बड़ी हो जाती है, उससे कोई बीमारी हो जाती है, तो वो है पहला कारण, मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, आर्गन और सेल। जैसे हार्ट अटैक हो जाए, हमारा हार्ट जब काम करना बंद कर देता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे कि हमारी किडनी जो है फेल्योर हो जाए, काम करना बंद कर दे, सेल उसके काम करना बंद कर देते हैं आंतरिक कारणों से, तो ये हमारा हो गया। और जैसे हम कहें कि आपका, जैसे हमारा कैंसर हो गया, जिसको कि
इसी टॉपिक में आपको डिटेल में भी पढ़ना है कैंसर को, जो कि हमारा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से होता है कैंसर, जो कि अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे क्या कारण हैं, फैक्टर क्या है, मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, ऑर्गन और सेल। दूसरा क्या है, जेनेटिक या हेरिडिटरी का मतलब अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, यानी कि हमें अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से कोई बीमारी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे मिल गई हो। कई बीमारियां आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है, ऐसी कई बीमारियां हैं। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में वही पढ़ेंगे जो कि आपके टॉपिक में है। ये फैक्टर हैं मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर हो गए। तीसरा हार्मोनल फैक्टर होते हैं, आपको एंडोक्राइनोलॉजी में मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप मुझे मौका देंगे और पढ़ाने का। तो वो ढेर सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, मेलाइटस 2 और आपकी जाइगेंटिज्म, ढेर सारी बीमारियां हैं। पूरा का पूरा एंडोक्राइनोलॉजी ये पूरा टॉपिक ही है, उस पर सब कवर होगा। फिर हो गया एलर्जी, एलर्जी फैक्टर, आपको कुछ चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, उससे आप बीमार हो जाते हैं, तो वो आपका एलर्जी कारण हो गया। और पांचवा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फैक्टर। अब ये ऑटो इम्यून शब्द क्या है, ऑटो इम्यून शब्द क्या है, ऑटो माने स्वयं, इम्यून माने अपना स्वयं का इम्यून सिस्टम हमारा ही दुश्मन बन जाए। अभी आगे जब मैं आपको इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमको बचाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारा ही दुश्मन हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज या डिसऑर्डर। इसमें कुछ आए हुए सवाल हैं, उसके नाम आप जान लीजिए, जो कि आपके टेस्ट पेपर में, आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं कि डिसीज का नाम लिखा रहेगा और उसका टाइप पूछेगा। तो जैसे आपका इसमें है डायबिटीज मेलाइटस 1, डायबिटीज मेलाइटस का मतलब वही डायबिटीज, शुगर। ये टाइप 1 की जो शुगर होती है, ये बच्चों में पाई जाती है, ये हमारी एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ये ध्यान रखिएगा। और इधर जो हमने आपको बताया डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर टाइप 2, उसका दूसरा टाइप का जो प्रकार है, ये आपका हार्मोनल डिसऑर्डर है। लेकिन ये जो डायबिटीज यानी शुगर का टाइप 1 है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक। फिर है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों का, आर्थो मतलब जोड़, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी जोड़ों में जब इन्फ्लेमेशन होने लगे, लाल हो जाते हैं, उसमें दर्द होने लगता है। तो ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज ए ऑटो इम्यून डिसीज, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। एक ये सीलिएक डिसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीलिएक डिसीज, ये बच्चों में होती है। सीलिएक डिसीज ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। सीलिएक डिसीज में क्या होता है कि जो व्हीट होता है, गेहूं, उसमें जो ग्लूटेन होता है, जो प्रोटीन होता है, उससे सेंसिटिविटी होती है कुछ बच्चों को। तो हमारा इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म एक्टिवेट होकर अपने ही इंटेस्टाइनल सेल को डैमेज करने लगता है, तो उसको बोलते हैं सीलिएक डिसीज। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, आप लोग जो जानिए जो आया है, और ये व्हीट के ग्लूटेन की सेंसिटिविटी की वजह से होता है। ये भी आया हुआ है कि व्हीट में जो ग्लूटेन है उसकी सेंसिटिविटी हो जाने से ये ऑटो इम्यून डिसीज हो जाती है, जिसको बोलते हैं सीलिएक डिसीज। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपने खुद ही पढ़ा होगा, अभी आप जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में, वहाँ भी आएगा हाशिमोटो डिसीज। ये हाइपोथायराइडिज्म की इसमें होता है, हाशिमोटो डिसीज में। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है, खुद की ही थायराइड जो अपने इम्यून सिस्टम की सेल है, वो जो थायराइड सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो हाशिमोटो डिसीज भी कई बार पूछा गया है कि ये किस टाइप की डिसीज है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। सीलिएक डिसीज कैसी है, ऑटो इम्यून डिसीज है। डायबिटीज का टाइप 1 क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है। और एक बार एक सवाल ये आया था SLD, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटस। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों को आंतरिक फैक्टर समझ में आ गए होंगे कि वो आंतरिक फैक्टर कौन कौन से हैं कि जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उसमें आपने पहला पढ़ा कि मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन और सेल। उसमें जैसे कैंसर है, आपका हार्ट अटैक है, किडनी का काम ना करना, ये सारी बीमारियां हैं। दूसरा आपने पढ़ा कि जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं।
फिर आपने हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, फिर आपने पढ़ा वो एलर्जिक चीज़ें हो सकती हैं, फिर आपने पढ़ा ऑटो इम्यून डिसीज हो सकती हैं। ये हमारे ये सब क्या थे, आपके इंटरनल कारण, यानी कि हमारे स्वयं के अंदर के कारण, यानी स्वयं की हमारी गड़बड़ी, यानी इसका जिम्मेदार कौन है, मैं हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, मतलब हम लोग हैं जो इस प्रकार की बीमारी अगर कोई होती है जिसमें कि ये इंटरनल कारण इन्वॉल्व है, तो उसी को कहा जाएगा कि वो जिम्मेदार है। अब ये आइए जो बाहरी लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, देखिए जैसा आप लोगों ने सुना है कि भाई घर में अगर कोई आदमी जो जान पहचान वाला आदमी होता है वो आपसे बैर रखे, आपका नुकसान करना चाहे, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है कि नहीं होता है खतरनाक? आपके आसपास का आपसे घुला मिला, आप समझते होंगे मेरा दोस्त है, पता चला कि पीछे से आपकी छील रहा है तो उसी प्रकार से ये जो जितने भी इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण जो भी डिसीज होती हैं, ये लगभग इन डिसीजों को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट किलर, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, रीनल फेल्योर है, हार्ट अटैक है, ये सारी चीजें अंदर धीरे धीरे हमारे ही स्वयं के आर्गन या सेल की मेल फंक्शनिंग से होती रहती है और हमें पता नहीं चलता है, और अचानक एक दिन क्या होता है, हार्ट अटैक आ गया, आदमी चला गया, राम नाम सत्य हो गया। इसीलिए जो भी हमारी इंटरनल जो फैक्टर हैं उनसे होने वाली डिसीज हैं उनको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे बड़ा सावधान रहने की जरूरत है इन साइलेंट किलर से भी आपको, ठीक है। और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये सारी जो अभी आपको जब मैं पढ़ाऊंगा कॉमन ह्यूमन डिसीजेस तो आएगा ही, तो ये जो आपका इंटरनल कारण है, ये सब जो टाइप ऑफ डिसीज होती है कि डिसीज कितने टाइप की होती हैं, तो उसमें ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है, उसमें आती है। अब आते हैं, दूसरा है हमारा कि एक्सटर्नल यानी एक्सट्रिंसिक फैक्टर, वो बाहरी कारण कौन कौन से हैं जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो वो बाहरी कारण कौन कौन से हैं, देखिए पहला है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, यानी न्यूट्रिशनल फैक्टर, यानी आहार, यानी कि अगर आपका आहार भोजन जो आप खाते हैं वो अच्छा नहीं होगा तो आपको न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो जाएंगे। कुछ कॉमन है जो आपके एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, और ये जो भी मैंने आपको बताया कि सब चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है, हर एक टॉपिक, और वो इंटरलिंकिंग आनी चाहिए, तभी आप उस कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम में सफल हो पाएंगे। तो जैसे क्वाशरिकोर मेरेस्मस, ये भी आप अदर दूसरे टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ये पूछा गया हुआ है, क्वाशरिकोर और ये मेरेस्मस लिखा हुआ है। ये आपका न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, यानी कि बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से बच्चों में होती है। गुवाइटर है, जैसा आप जानते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में भी पढ़ेंगे, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, आयोडीन की कमी से हो रहा है। एनीमिया है, आयरन की कमी से हो रहा है। विटामिन डिफिशियंसी है, ये भी एक अलग टॉपिक ही है, उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे कुछ आप जानते भी हैं, विटामिन सी की कमी से जैसे आपका स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी है, उससे क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। तो ये दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा है इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो यानी छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनके इन्फेक्शन से। इसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन आपको डिटेल में भी इसी टॉपिक में आगे पढ़ना है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, सब आप जानते हैं। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वर्म हो सकते हैं यानी हेलमिन्थ हो सकते हैं। तो वो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई है जिसकी वजह से डिसीज हो रही है तो वो आपका इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ये लिखा हुआ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म हो सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है। एक्सटर्नल कारण हमारा कि जिस वातावरण में हम रहते हैं वहाँ पोल्यूशन है, उसकी वजह से आपको दमा हो जाए, अस्थमा हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो वो जैसे कि आपका डस्ट से हो सकती है, पॉलन से हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पेस्टिसाइड समझ रहे हैं ना, इंसेक्टिसाइड वगैरह होते हैं जो कि कीड़ों मकोड़ों को प्लांट में मारने के लिए या घरों में हम लोग मक्खी मच्छर को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड होते हैं उसके भी इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। हैबिट फॉर्मिंग, हैबिट यानी आदत, फॉर्मिंग माने बनाने वाले, सब्सटेंस यानी कि ऐसे
सब्सटेंस जिसके कि आप आदी हो जाएं अगर आपने उसका इस्तेमाल किया। ये रॉन्ग लाइफ स्टाइल की श्रेणी में भी आता है। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर चीज़ है और ये आपको थोड़ा सा डिटेल में भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो इसको तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे कि आपके आदत को बदल दे, आप उसके आदी हो जाएं, ऐसी चीज़ें कौन सी हैं? एल्कोहल, शराब, ड्रग्स, हीरोइन, भांग, गांजा, चरस, ये सारी चीज़ें आती हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, इससे एकदम दूर रहिएगा। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा ना, दम मारो दम मिट जाए गम। ये तो भाई बहुत नाइंसाफी है, बड़ा गलत गाना बना दिया है। मेरे हिसाब से तो ये गाना होना चाहिए था क्या, दम मारो दम मिट जाए हम। तो अगर आपने ज़्यादा दम मारा तो आप समझिए कि आप मिट ही जाएंगे। और गाना सुन के प्रेरित मत हो जाइएगा कि दम लगाने से दम गायब हो जाता है, हम ही गायब हो जाते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा, आगे डिटेल में भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब आपका है पांचवा कारण, मेंटल फैक्टर्स। मेंटल फैक्टर बहुत ही आज के डेट में इम्पोर्टेंट कारण हो गया है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर से संबंधित है कि हम इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हम अपने ही बच्चों की बात करें तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक की भी नौबत आ जाती है। तो ये मेंटल फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्सनली मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी टाइप की तैयारी कर रहा हो, सबको देखना चाहिए। क्योंकि ये समझ लीजिए कि आप सोच रहे होंगे, मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि मैंने ये अपना टॉपिक पढ़ाने में सबसे पहले मैंने ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़ को क्यों लिया, क्योंकि ये एक टॉपिक ही नहीं, एक जीवन का ज्ञान भी है और जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इस टॉपिक को तो हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, चाहे उसके काम का हो चाहे ना काम का हो। हमारे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके तो पूरे काम का है ही है, लेकिन ये एक फिलॉसफी समझिए इस चैप्टर को कि इसमें एक जीवन सही तरीके से, एक हेल्दी जीवन जीने की फिलॉसफी भी है और इसको जरूर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मेंटल फैक्टर भी है कि कुछ ऐसे तनाव बाहरी होते हैं कि उससे भी हम लोग बीमार हो जाते हैं और इवन की सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। फिर और पॉइंट है 6 हमारा सोशल एंड सराउंडिंग। ये सब इंटरकनेक्टेड है, मेंटल फैक्टर, सोशल और सराउंडिंग। सोशली हम जैसी जगह पे रह रहे हैं या हमारी सराउंडिंग जहाँ पे हम रह रहे हैं, पता चला वहाँ रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम बाहर जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो सब हम बीमार हो रहे हैं और सब हमको डिस्टर्ब करेगा, हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा, हमारे एग्जाम को डिस्टर्ब करेगा। तो हमारे स्टूडेंट को इन सब चीज़ों से बचना भी चाहिए। तो ये कुछ एक्सटेंसिव कारण थे जो मैंने आपको बताए, जिसकी वजह से हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें कुछ मेन जो थे हमने 6 पॉइंट में उसको डिस्क्राइब किया है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं वो हो सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस हो सकते हैं, ड्रग एब्यूज जिसको बोलते हैं, रॉन्ग लाइफ स्टाइल बोलते हैं, मेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं और सोशल सराउंडिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपने हमारे जो समरी का दूसरा पॉइंट था उसको भी आपने कंप्लीट कर लिया। पहला हेल्थ कंप्लीट किया, दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ कंप्लीट किया। इसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। जो अभी मैंने डिप्रेशन के बारे में बात की, तो गानों में बहुत प्रेरणा भी होती है। गाना आपने और सुना होगा, नो 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 एंट्री। उसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में इस गाने में जोड़ लीजिएगा कि नो 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 टेंशन की नो एंट्री। आपके इस कंपटीशन में, इस आपके एग्जाम में कभी भी टेंशन की एंट्री आप लोग ना होने दीजिए। तो चलिए तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, कॉमन ह्यूमन डिसीजेज। तो कॉमन ह्यूमन डिसीजेज में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज डिसीज, और इस पे भी आए हुए सवाल हैं जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले डिसीज का मतलब समझ लीजिए। डिसीज में 2 वर्ड है, डिस और ईज। ईज का मतलब होता है आराम, ईज का मतलब होता है आराम, और डिस का मतलब होता है नहीं, यानी जो बिना आराम के है वो डिसीज हो गया। बिना आराम
के व्यक्ति वो डिसीज हो गया, ये इसका शाब्दिक मतलब है। और इसको अगर हम साइंटिफिकली इसका डिफिनीशन क्या है कि डिसीज इज ए फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। तो डिसीज का मतलब कि फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक तौर पे भी और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है। और ऑक्सफोर्ड ने एक इसकी डिफिनीशन दी हुई है डिसीज की कि डिसीज इज ए कंडीशन इन विच बॉडी पार्ट, ऑर्गन और सेल फंक्शन इज डिरेंज। मतलब कि डिसीज वो चीज है जिसकी वजह से हमारा बॉडी का कोई पार्ट, ऑर्गन या सेल का फंक्शन गड़बड़ हो जाए, वो डिसीज कहलाएगी। तो डिसीज आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, विदाउट ईज। ठीक है, तो डिसीज का मतलब कि हमारा बॉडी पार्ट, ऑर्गन या सेल का जो काम है, फंक्शन है, वो गड़बड़ हो गया है या फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली जो हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। अब देखिए, आपने डिसीज का भी मतलब बीमारी, और इसी के साथ साथ दो वर्ड आप और सुने होंगे, जानते होंगे, इलनेस एंड सिकनेस। तीन वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, डिसीज, दूसरा इलनेस, तीसरा सिकनेस। ये तीनों का मतलब क्या है? बीमारी। डिसीज मतलब भी बीमारी, आपका इलनेस मतलब भी बीमारी, और सिकनेस मतलब भी बीमारी। लेकिन तीनों में अंतर है, वो तीनों में अंतर जान लीजिए, एक बार एग्जाम में आया भी था। देखिए, डिसीज का मतलब जो भी हमने आपको बताया क्या है कि कोई बॉडी का पार्ट, ऑर्गन या सेल काम नहीं कर रहा है, ये डिसीज हो गई है। तो डिसीज में खास बात क्या है कि डिसीज हम तब बोलते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है लेकिन हमें पता नहीं है, तब हम बोलते हैं डिसीज। मतलब डिसीज में आदमी को नहीं पता चलता कि वो बीमारी से ग्रसित हो चुका है, लेकिन अंदर अंदर कुछ साइलेंटली गड़बड़ी चल रही है। इलनेस हम कब बोलते हैं? देखिए, इलनेस हम तब बोलते हैं जब बीमारी है किसी आदमी को और उसको ये लगता भी है कि वो ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि उस पर्सन को ये सेंस होने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, तब बोला जाएगा इलनेस। देखिए, वही लिखा हुआ है, पर्सन अवेयर ऑफ नॉट वेल, यानी कि पर्सन को ये पता है कि वो स्वस्थ नहीं है। तो यानी जब इलनेस आएगी तो साइन और सिम्टम का मतलब कि लक्षण बीमारी के दिखने लगते हैं, तभी आदमी को पता चलता है कि मैं बीमार हूँ। जबकि डिसीज का मतलब केवल ये होता है कि बीमारी है लेकिन आदमी को नहीं पता चल पा रहा है, उसको महसूस नहीं होता है कि वो बीमार है, उसको लगता है कि सब चंगा, सब अच्छा है। इलनेस का मतलब क्या है कि जब आदमी को सेंस हो जाए कि वो बीमार है। और सिकनेस का मतलब क्या हुआ? सिकनेस का मतलब ये हुआ कि उस बीमारी की वजह से वो सोशली डिसफंक्शन हो गया, मतलब इतना बीमार हो गया कि लेट गया, वो सोशल पार्टिसिपेशन उसका जीरो हो गया। तो मतलब कि सबसे पहले डिसीज हुई, अब वो ज़्यादा सीवियर हो गई, ज़्यादा बढ़ गई तो इलनेस में बदल गई, यानी डिसीज में अभी आदमी को पता नहीं चल रहा था कि वो बीमार है, इलनेस में उसको पता चलने लगा, महसूस होने लगा वो बीमार है। और सिकनेस में क्या हुआ? वो सोशली भी चला गया बेचारा, अब वो कहीं जाने आने लायक नहीं बचा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? डिसीज, इलनेस एंड सिकनेस। ठीक, अब एक चीज़ ये बात आती है कि अगर किसी को कोई बीमारी होती है, ये भी आया हुआ सवाल है कि व्हाट आर आउटकम ऑफ डिसीज, यानी कि डिसीज हो गई किसी को तो उसके आउटकम क्या हो सकते हैं, यानी उसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके तीन रिजल्ट हो सकते हैं। अगर आपको बीमारी हो गई तो तीन ही रिजल्ट आ सकता है। पहला रिजल्ट क्या है? आप ठीक हो जाएंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी, उस बीमारी की वजह से आप ठीक तो हो गए लेकिन कुछ आपको डिसेबिलिटी हो गई, कमजोरी हो गई, विकलांगता आ गई, मतलब आपकी आँख की रोशनी चली गई। कोई आँख का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन तो ठीक हो गया लेकिन आपकी आँख की रोशनी चली गई। जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, आप बच तो गए, ठीक हो गए, लेकिन पता चला कि आप चलने फिरने लायक नहीं बचे। तो वही चीज़ है डिसेबिलिटी। तो और तीसरी चीज़ क्या है? आपका राम नाम सत्य है, डेथ। तो डिजीज की तीन ही। चलिए, अगली चीज है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड और ट्रायंगल। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है महामारी विज्ञान, यानी कि कभी कोई बीमारी आपके क्षेत्र में या किसी कंट्री में फैल जाए तो उसकी स्टडी करने के लिए जो साइंस की ब्रांच है उसी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल ऑफ डिसीज इसको बोलते हैं, आपके एग्जाम में भी आ चुका है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल ऑफ डिसीज क्या होता है। तो बहुत कुछ नहीं, बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, ये भी आप जान लीजिए। इसको लव ट्रायंगल ना समझिएगा, ये ट्रायंगल ऑफ डिसीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एकदम यही चीज आप जान लीजिए कि नेचर हमें हर चीज, जो नेचर है उसी से हम बने हुए हैं। तो नेचर में जो चीज़ होती है वही सेम चीज़ हमारे लाइफ में होती है, हमारे सक्सेस और अनसक्सेस में होती है। वो कैसे जुड़ी है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप समझ लीजिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल और ट्रायंगल ये क्या चीज़ है। ये देखिए बना हुआ है एक ट्रायंगल की बीमारी जो हमारी डिसीज होती है वो एक ट्रायंगल के माध्यम से हो रही है। वो ट्रायंगल में देखिए सबसे नीचे है एजेंट, कारक, फैक्टर जो भी हमने आपको पढ़ाया इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, वो आप समझिए एजेंट। तो बीमारी अगर हो रही है या तो कोई आंतरिक कारण होगा या तो बाहरी कारण होगा, एजेंट है। दूसरा चीज है एनवायरनमेंट, वातावरण, जो भी बात हुई कि हम जिस वातावरण जिस समाज में रहते हैं अगर वहाँ कोई हलचल है और सब कुछ चंगा नहीं है तो भी आप समझ लीजिए कि हमारी सफलता में असफलता में वो चीज़ पूरी तरीके से रोल अदा करेगा। तो वही भी रोल हमारा वातावरण हमारे बीमारी होने में अदा करता है। यानी कि कोई ना कोई कारण होगा, बीमारी हो रही है तो चाहे वो आंतरिक कारण हो चाहे बाहरी कारण हो। फिर इन्वायरमेंट होगा, वातावरण अच्छा होगा तो ये जो कारण है बहुत ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, हो सकता है डिसीज ना कर पाए। और अगर वातावरण में खराबी होगी, पोल्यूटेड होगा, अच्छा नहीं होगा तो इन कारकों को बीमारी करने में बहुत आसानी होगी। अब बीमारी आपका इन्वायरमेंट हो गया, एजेंट हो गया, अब बीमारी तो किसी को होगी ना, वो कौन है, वो हम लोग हैं, यानी होस्ट का मतलब जिसमें बीमारी होती है, होस्ट यानी कि हम। तो जब ये तीनों लोग मिल जाते हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से बढ़िया काम करते हैं तो बढ़िया से बीमारी हो जाती है। तो उसमें दो लोग तो बढ़िया काम करते हैं, एजेंट और इन्वायरमेंट, लेकिन हम लोग गड़बड़ काम करते हैं तो हम लोग इस बीमारी के गिरफ्त में आ जाते हैं। यही है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, यानी कि इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया का मतलब बीमारी होने के लिए बहुत गड़बड़, एजेंट एकदम मजबूत तैयार है, और होस्ट हम लापरवाही करते हुए अपने आप को कमजोर बनाए हुए हैं। तो ये जो तीनों फैक्टर जब सही कंडीशन में, कोई भी रिएक्शन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि सारी जो भी जितनी भी रिएक्शन होती है चाहे बॉडी के अंदर हो रही हो चाहे बॉडी के बाहर हो रही है, वो एक निश्चित टेम्परेचर प्रेशर पे होती है ना। तो जब सब अपने अपने एक प्रॉपर जो उसका अमाउंट योगदान है, वो योगदान यानी हमारा क्या होगा गड़बड़, इन्वायरमेंट का होगा गड़बड़ और होस्ट का होगा तगड़ा। तो ये जब तीनों कारक सही अनुपात में मिल जाएंगे तो बीमारी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी। दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। और अभी हमने आपको बताया था कि ये देखिए ये जो बायोलॉजी हमको पढ़ाती है ये हमारे पूरे लाइफ में हमारी सफलता में काम करती है। जैसे ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल आप देख रहे हैं उसी तरीके से होता है ट्रायड ऑफ सक्सेस, सक्सेस का ट्रायंगल। सक्सेस का ट्रायंगल क्या होता है, देखिए एनवायरनमेंट नहीं बदलेगा, होस्ट नहीं बदलेगा, एजेंट भी नहीं बदलेगा, और यहाँ बीमारी की जगह क्या हो जाएगी, सफलता। अब देखिए कैसे होगी, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा जहाँ हम रह रहे हैं, अच्छा माहौल होगा, अच्छा वातावरण होगा, फ्रेश एयर होगी तो हम बीमार कम होंगे। लाइट, पानी, सारी चीज़ें मायने रखती हैं इस इन्वायरमेंट में कि आपको पढ़ने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो आपके पास उपलब्ध हैं। तो इन्वायरमेंट आपका बेटर है। होस्ट यानी कि आप हैं। एजेंट में जैसे कि हमने यहाँ एजेंट बताया बीमारी का अंदर का कारण और बाहर का कारण, उसी तरीके से आपकी सफलता में अंदर का कारण आप स्वयं हैं। आप स्वयं का क्या मतलब है कि आपका गोल आपको एकदम क्लियर है। तो आंतरिक कारण क्या है कि उस हमारे स्टूडेंट को क्लियर कट गोल पता है, और दूसरा उसका आंतरिक कारण क्या है कि उसका कंसंट्रेशन। तो क्लियरनेस ऑफ गोल एंड कंसंट्रेशन अगर है
इंट्रिंसिक फैक्टर यानी आपका स्वयं का, आपके अंदर, और जो एक्सट्रिंसिक कारण है आपकी सफलता के पीछे वो कौन है? वो मैं हूँ, यानी आपके गुरु लोग हैं, आपके टीचर हैं। तो आपके गुरु और टीचर अगर अच्छे हैं और आपको अपना गोल और आपके पास अपना कंसंट्रेशन है, तो ये दोनों एजेंट इंटरनल और एक्सटर्नल मिल के और बढ़िया वातावरण के साथ आप हैं होस्ट, आपने हार्ड वर्क कर दिया, तो कोई भी आपको सफल होने से कभी नहीं रोक पाएगा। तो यही है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ सक्सेस, या इसको सक्सेस का ट्रायड बोलिए। अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा इंटरनल कारक यानी आप स्वयं प्रेरित हों, आपका गोल क्लियर हो, एक्सटर्नल कारक यानी आपके टीचर और गुरु अच्छे हों, और उसके बाद आपका हार्ड वर्क हो, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ आप हमेशा अपने मन में, दिमाग में बैठा के रखिएगा, और ऐसे ही आप लोग आगे पढ़िए और देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। 110% मिलेगी। चलिए अब आगे आते हैं जो आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग, आइसबर्ग का हिंदी का मतलब क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा। तो ये आइसबर्ग फिनोमिना इसको बोलते हैं, या आइसबर्ग ट्रायड ऑफ डिसीज बोलते हैं। आइसबर्ग ट्रायड यानी ट्रायंगल ऑफ डिसीज बोलते हैं। तो ये कुछ नहीं है, इसमें जो सवाल आए थे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसमें समझाया हूँ मैं आपको कि ये देखिए, मान लिया कोई ये पानी से भरा हुआ बकेट है, उसके अंदर ये देखिए एक बर्फ का टुकड़ा है। तो आप ये बर्फ का टुकड़ा देखेंगे तो इसका एक बड़ा पोर्शन, देखिए ये बड़ा पोर्शन, नीचे वाला बड़ा पोर्शन पानी में डूबा हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है, और वो जो ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा कम पोर्शन है, वो ऊपर हमें दिख रहा है। तो इसमें जो आपके एग्जाम में सवाल आया था कि ये जो नीचे का पोर्शन है जो दिखता नहीं, जिसको हिडन पोर्शन बोलते हैं, ये क्या शो करता है? मतलब आइसबर्ग फिनोमिना में हिडन पोर्शन जो है वो हमें क्या बताता है? तो हिडन पोर्शन हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है प्री सिम्टोमेटिक डिसीज। ये जो हमारे लोग होंगे वो कैरियर हो सकते हैं, लेटेंट हो सकते हैं, मतलब जो छिपा हुआ है, यानी जो अभी हमने आपको बताया था कि जो जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां हैं तो लेकिन आपको पता ही नहीं चल रही है। तो वो ज़्यादातर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे समाज में, हमारे देश दुनिया में ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं जो कि छिपी हुई हैं, आपको पता नहीं रहता, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, आप उसको जांच नहीं कराते हैं तो पता नहीं चलता, और फिर अचानक गंभीर अवस्था में आप आ जाते हैं। तो जो हिडन पोर्शन है, या इसको बोलते हैं सबमर्ज, डूबा हुआ, जो डूबा हुआ बर्फ का टुकड़ा है जो कि बड़ा है, वास्ट है, जो ज़्यादा है, डूबा हुआ टुकड़ा, छिपा हुआ टुकड़ा जो आइसबर्ग का है, वो हमारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि अनसीन रह जाती हैं, यानी कि उसमें सिम्टम नहीं है, या वो ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो कैरियर है, कैरियर का मतलब उसके अंदर बीमारी है, उसको तो कुछ नहीं हुआ लेकिन वो बीमारी बांट रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट बात करें तो कोरोना, आप समझ लीजिए, सभी बहुत लोगों को कोरोना हुआ, लगभग सबको हुआ, लेकिन कुछ लोग बीमार हो गए, वो तो ठीक है, चलिए अभी उसकी आगे बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो कि कोरोना वायरस उनके अंदर था, लेकिन वो बीमार नहीं हुए, उनको महसूस नहीं हुआ कि वो बीमार हैं, लेकिन वो बीमारी फैला रहे थे। तो ये जो हमारा डूबा हुआ, छुपा हुआ पोर्शन है, ये वही चीज़ है कि वो कैरियर होते हैं, वो प्री सिम्टोमेटिक, प्री माने पहले, सिम्टोमेटिक माने लक्षण आने के पहले वाले लोग होते हैं, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास, हमारे देश में, कंट्री में, हमारे देश में, या कहें कि पूरे विश्व में ऐसी बीमारियां की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं जो दूसरा सवाल आया है ऊपर वाला, कि फ्लोटिंग टिप, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, तैरने वाला टिप, जो कि कम है, बहुत छोटा है, वो क्या दिखाता है? सिम्टोमेटिक डिसीज, जिसको कि हम देख लेते हैं, यानी हमें भी पता होता है और डॉक्टर भी जिसको देखता है। आप जाएंगे डॉक्टर के पास तभी आपको देखेगा, डॉक्टर घर आके तो देखेगा नहीं। तो ये जो हमारा दो इसमें टर्म है, फ्लोटिंग टिप, फ्लोटिंग टिप कम है, ये वो टिप है जिसमें कि सिम्टोमेटिक यानी लक्षण आ गए हैं, वो डिसीज है जिसको कि हम देख पाते हैं। और दूसरा टर्म हमने आपको बताया कि हिडन पार्ट, हिडन पार्ट या सबमर्ज पार्ट,
आइस का वो पार्ट है जो कि वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, जिसको कि हम देख नहीं पाते हैं, वो प्री सिम्प्टोमेटिक लोग हैं और कैरियर हैं। तो यही दो सवाल आपके आइसबर्ग फिनोमेना में आया है कि फ्लोटिंग टिप क्या शो करता है। फ्लोटिंग टिप ये शो करता है जो कि कम है, जो बीमारी हमें दिखती है, जो सिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो फ्लोटिंग टिप है, और जो सबमर्ज्ड या हिडन है बर्फ का टुकड़ा जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि दिखता नहीं है, वो क्या है, प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज है, और या वो लोग कैरियर हैं। ठीक है, तो जैसे फ्लोटिंग टिप में अभी जो मैंने कोरोना की बात की, तो कैरियर वो लोग थे जिनको बीमारी नहीं हुई, वो बांट रहे थे कोरोना सबको, और फ्लोटिंग टिप पे वो लोग आए जो लोग की कोरोना की वजह से अस्पताल में पहुंच गए, वो लोग बहुत कम थे, और बीमारी तो बहुत लगभग सबको हुई, और वो एक दूसरे को बांट रहे थे। तो ये आपका हमारा ये जो पॉइंट था, तीसरा पॉइंट कॉमन ह्यूमन डिसीजेज में डिसीज से संबंधित हमने आपको बताया। और एक चीज़ और है, सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ, कि गुड हेल्थ का फायदा क्या है, वो सीधा फायदा आपकी सफलता और असफलता से जुड़ा हुआ है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका ब्रेन, आपका शरीर अच्छा काम करेगा, आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को करेंगे, एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। आप एग्ज़ाम के पहले या बीच में बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी ब्रेक हो जाएगी और आप असफलता की ओर जा सकते हैं। इसलिए हमारा गुड हेल्थ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एंशिएंट टाइम से, प्राचीन काल से लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, और सभी बच्चों को करना भी चाहिए, जिससे कि हम लोग फिट रहें। क्योंकि आपने टर्म सुना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही हमारी ओरिजिनल वेल्थ है, और बाकी सारी चीज़ जो फिजिकली है, जो भौतिक हमें पैसा और सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वो सब वेल्थ की श्रेणी में नहीं आती हैं। क्योंकि जब आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो आप गाड़ी घोड़ा चला ही नहीं पाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, या कोई भी और किसी भी चीज़ से ग्रसित हो जाएंगे, तो आप किसी भी चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आपको समस्या है, तो आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यूअस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबी हो रही है, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द अगली वीडियो या अपने ह्यूमन हेल्थ और डिसीज टॉपिक चैप्टर को पूरा खत्म कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।